सुप्रभात बच्चों। कल हमने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे देखते हैं। पदार्थों का परिमापन, उनकी यथार्थता और परिशुद्धता तथा सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम तथा उनको कैसे व्यक्त करते हैं, इस बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। आज भौतिक राशियों तथा उनकी एसआई इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। कुल एसआई इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूल एसआई इकाइयाँ और दूसरी है व्युत्पन्न एसआई इकाइयाँ। जो मूल एसआई इकाइयाँ हैं वो क्रमशः हम देख सकते हैं। लंबाई की इकाई, इसे मीटर में व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान की इकाई, इसको किलोग्राम में एसआई पद्धति में ही बता रहे हैं। समय की इकाई सेकंड में, ताप की इकाई केल्विन में तथा इसे सेल्सियस में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। पदार्थ के मात्रा की इकाई मूल रूप से मोल होती है। एसआई पद्धति में इसे मोल के रूप में ही व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है तथा प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैडिला है। ये मूल इकाइयाँ हैं। लंबाई को एम से, द्रव्यमान को केजी से, टाइम को एस से, टेम्परेचर को केल्विन यानी के से आप इसमें देख सकते हैं। लेंथ को एम से, मास को केजी से, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैडिला यानी सीडी से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही व्युत्पन्न एसआई इकाइयाँ, इसमें पहला है क्षेत्रफल। सभी भौतिक राशियाँ जो विभिन्न शाखाओं में विभिन्न मापन से प्राप्त होती हैं को निश्चित इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। इनको व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। ये मूल इकाइयों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई व्युत्पन्न वर्ग मीटर है। वैसे ही आयतन का घन मीटर, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, वैसे ही घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन, दाब के लिए किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड या इसको एसआई पद्धति में पास्कल भी कहते हैं। द्विविमीय कोण के लिए रेडियन का उपयोग होता है। ठोस कोण के लिए स्टीरेडियन एसआर का उपयोग होता है। आवृत्ति के लिए हर्ट्ज या प्रति सेकेंड से इसको व्यक्त करते हैं। शक्ति की इकाई होती है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। वैसे ही विद्युत आवेश की इकाई कूलाम और विद्युत विभव की इकाई किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर या के एम स्क्वायर एस टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। आप इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हो। एरिया जो पहली है वो वर्ग मीटर में है, वॉल्यूम घन मीटर में है, वेलोसिटी ms-1 है, एक्सेलरेशन ms-2 है, डेंसिटी के m टू द पावर -3 है, फोर्स kg ms टू द पावर -2 है, प्रेशर पास्कल में मापते हैं इसको kg m इनवर्स s टू द पावर -2, एनर्जी को जूल में मापते हैं kg मीटर स्क्वायर s टू द पावर -2 में।
वैसे ही फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ये प्रति सेकंड होता है (10⁻⁻1). पावर को वाट में मापते हैं, ये होता है kg वर्ग मीटर (10⁻²). इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम्ब में मापते हैं, करंट इंटू टाइम यानी A इंटू एस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं, पावर बाई करंट यानी kg m²10⁻³ में। तो चूंकि ये सभी इकाइयाँ मूल इकाइयों से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। अब बीमीय विश्लेषण क्या है? विभिन्न प्रकार के परिकलनों की गणना करते समय हमें एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसी को बीमीय विश्लेषण की सहायता से हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। अर्थात इस पद्धति का प्रयोग कठिन प्रश्न हल करने, एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलने में तथा किसी राशि के उचित या अनुचित रूप को जांचने में किया जाता है। किसी इकाई को एक से दूसरे में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण कारक कन्वर्जन फैक्टर की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए 20 किलोग्राम को मिलीग्राम में रूपांतरित करने के लिए एक रूपांतरण कारक की आवश्यकता होगी, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तथा 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 गुणे 1000 बराबर 10⁻⁶ मिलीग्राम। वैसे ही हम आराम से इस कारक की सहायता से 20 किलोग्राम को मिलीग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं बहुत सुगमतापूर्वक। तो यह जो एक मध्यवर्ती कारक है, इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर या परिवर्ती कारक। अब आते हैं हम रासायनिक संयोग के नियम पर। इस रासायनिक संयोग के नियम रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और अभिक्रियाएं ही मूल रूप से रसायन विज्ञान की जड़ हैं या सार हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा कुछ विशेष प्रकार के नियमों के अनुसार ही होती हैं। इन नियमों को ही कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवोसिये ने इसका प्रतिपादन किया था, और लेवोसिये को रसायन का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने सामान्य रूप से कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि अभिकारी पदार्थों का। अर्थात इस नियम के अनुसार भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अभिक्रिया के द्वारा भी देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, अपघटित होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अर्थात अभिक्रिया की पूर्व एवं पश्चात जो द्रव्यमान है यह समान है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसका प्रयोगात्मक सत्यापन भी हम कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट पर सोडियम क्लोराइड की क्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना करके। प्रयुक्त प्रक्रम में जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। नियम की प्रामाणिकता के लिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का कुल द्रव्यमान
सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, और होता भी है। अलग अलग माप करके छान लेते हैं सिल्वर क्लोराइड को, उसको तोल लेते हैं या उसका मापन कर लेते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट का भी मापन कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से ये प्राप्त होता है कि अभिक्रिया के पूर्व जितना सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिया गया था, अभिक्रिया के पश्चात उतना ही सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सिद्ध किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, E बराबर mc² सूत्र के द्वारा, जहाँ पर E ऊर्जा, m द्रव्यमान तथा c प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करते हैं। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को की उन प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त नहीं था जिनमें द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चूंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में संभव नहीं है, इसलिए सामान्य भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम आज भी उपयुक्त है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे पानी, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दो तत्वों के द्रव्यमान के एक संबंधे 8 के अनुपात में से बनता है। तो यह पानी चाहे कुएं का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, वर्षा का हो या नल का हो, प्रत्येक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1.8 ही होगा। वही उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन भारानुसार 3 संबंधे 8 में संयुक्त रहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3 संबंधे 8 ही होगा। इसकी वर्तमान स्थिति 1912 में स्थिर अनुपात का नियम वहां तक निर्विवाद रहा, लेकिन सोडी ने 1913 में समस्थानिकों का आविष्कार किया, तब इस नियम में संशोधन किया गया। किसी तत्व के समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होता है। तो इनके आविष्कार के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि 2 या 2 से अधिक रूप में तत्व रह सकता है जिनके रासायनिक गुण समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो वह द्रव्यमानों के अनुसार भिन्न भिन्न अनुपात में रासायनिक संयोग करेगा। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, 13 और 14। यदि ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होंगे तो 3 प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, एक CO2 12 के साथ, एक CO2 13 के साथ और एक CO2 कार्बन 14 के साथ होगा। प्रथम में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3 संबंधे 8, दूसरे में 13 संबंधे 32
और तीसरे में 14 संबंधे 32 होगा। तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम फेल कर जाता है। अब आते हैं तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। इस गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1804 में किया गया था। अब जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन संयुक्त होकर 5 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मूल रूप से 16 संबंधे, 32 संबंधे, 48 संबंधे, 64 संबंधे, 80 अर्थात 1 संबंधे, 2 संबंधे, 3 संबंधे, 4 संबंधे 5 के अनुपात में जुड़ता है। तो इनके बीच एक सरल अनुपात हो गया। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यह नियम तब तक ही उपयुक्त है जब तक कि किसी तत्व का केवल एक ही प्रकार का समस्थानिक सभी यौगिकों में उपस्थित हो। अगर अलग अलग समस्थानिक उपस्थित होंगे तो गुणित अनुपात वहां पर काम नहीं करेगा। अगला नियम लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक गुणक अनुपात होता है जिसमें वह स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये 3 तत्व हैं और ये क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर H2S और सल्फर और ऑक्सीजन SO2 बनाता है। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 2 संबंधे 16 या 4 संबंधे 32 है। SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 32 संबंधे 32 है। हाइड्रोजन और सल्फर के भारों का अनुपात 4 संबंधे 32 है, यानी 1 संबंधे 8 है। जब हाइड्रोजन तथा सल्फर आपस में क्रिया करके H2S बनाते हैं तो उनमें H और S के भारों का अनुपात 2 संबंधे 32 अर्थात फर्स्ट और सेकेंड 1 संबंधे 8, 1/8 संबंधे 1/16 यानी 2 संबंधे 1, ये एक दूसरे के पूर्ण सरल अनुपात में है। अब आते हैं गैलोचक के नियम पे। इस नियम का प्रतिपादन 1808 में गैलोचक ने किया था। इसके अनुसार गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात होता है बशर्ते सभी आयतन समान ताप व दाब पर मापे गए हों। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का एक आयतन क्लोरीन गैस के एक आयतन से संयुक्त होकर के 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। तो इनका जो आयतनों का अनुपात है वह 1 संबंधे 2
जो कि एक सरल अनुपात है और यही गैलोचक का नियम भी है। अब आते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोग के नियम को सामान्य रूप से अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर समझ सकते हैं। जॉन डाल्टन ने यह स्पष्ट किया कि सूक्ष्म कण जो द्रव्य का निर्माण करते हैं उनको परमाणु कहा जाता है तथा रासायनिक संयोग के नियमों को उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं, अर्थात उनका आकार, परिमाण तथा रासायनिक गुण एक समान होता है। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, अर्थात दो तत्वों के परमाणु का आकार, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भी उनके भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविभाज्य है तथा उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगले में उन्होंने कहा परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात न तो उनको बनाया जा सकता है और न ही उनको नष्ट कर सकते हैं। परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं, अर्थात यह वह सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग कर एक यौगिक परमाणु अणु बनाते हैं। यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, लेकिन इसकी बहुत सारी सीमाएं थीं। इस सिद्धांत ने द्रव्य के आंतरिक संगठन के ज्ञान की दिशा में पहला कदम रखा था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी। जैसे यह सिद्धांत गैलोजाक के नियम की व्याख्या करने में असमर्थ था। यह नहीं स्पष्ट कर सका कि क्यों और कैसे परमाणु सहयोग करके अणु बनाते हैं। किसी अणु में परमाणुओं को बांधने की जो परस्पर प्रकृति है उसकी व्याख्या करने में भी यह असमर्थ रहा। यह सिद्धांत यह भी बताने में असमर्थ था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यह सिद्धांत लगभग एक शताब्दी तक रहा, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और यह सिद्ध किया गया कि परमाणु विभाज्य है। 1932 में चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु को मूलभूत कणों में विभाजित किया जा सकता है। इन खोजों ने जहां डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को झटका दिया, वहीं द्रव्य की संरचना को समझने के लिए भी अनेक प्रकार के आयाम दिए। सामान्यतया परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु समान प्रकार के हों। एक तत्व के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान भिन्न हो सकता है। जैसे कार्बन के 3 प्रकार के परमाणु ज्ञात हैं, कार्बन 12, 13 और 14,
अर्थात किसी तत्व के इस प्रकार के रूप में जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से परमाणु भार भी अलग हो सकता है, समान हो सकता है अलग अलग परमाणु के, इनको समभारी कहते हैं। तो ये सारी सीमाएं थी डाल्टन के परमाणु मॉडल की या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। आज तक के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।